गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब टेस्टी पढ़ा रहे हैं। टेस्टीज़ में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका डायमेंशन क्या है, ये सब हम बता चुके हैं और कहाँ पाया जाता है, लोकेशन, ये सब कुछ बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब है इसके बारे में पढ़ेंगे, टेस्टीज़ के फंक्शन यानी टेस्टीज़ के वृषण के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ टेस्टिस यानी वृषण के कार्य। प्रत्येक वृषण में लगभग टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 2 होते हैं, यानी 2 वृषण पाए जाते हैं। तो दोनों वृषण में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है, तो दोनों वृषण में लगभग 600 से 800 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हिंदी में शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, जिसमें स्पर्म का निर्माण हो करके निर्माण होता है, उसको हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। तो वो प्रत्येक वृषण में लगभग 600 से 800 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है। बताया है अभी बोले हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है स्पर्म का निर्माण करना। तो इन नलिकाओं के बीच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल और पाए जाते हैं। एक होता है लेडिक सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो लेडिक सेल का काम होता है मतलब गैप, ये हुआ आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बीच में गैप पे लेडिक सेल होता है, ठीक है। तो लेडिक सेल जो होता है उसका काम होता है, इसलिए ये बीच कुछ दूरी के अंतराल पे, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल लेडिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में के बीच में लेडिक सेल पाया जाते हैं, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना, यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना। और टेस्टोस्टेरोन का काम जो होता है वो होता है लैंगिक परिपक्वता में सहायता करना। और ये इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में यानी शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में सर्टोली सेल पाया जाता है। सर्टोली सेल का काम होता है जो स्पर्म बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो उस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी देना, ये आपको सर्टोली सेल का काम होता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। स्पर्म जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है, यानी इस तरह का शेप होता है, उसका लंबा होगा वो और सिलिंड्रिकल शेप होगा, बेलनाकार शेप होगा उसका। तो उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है हेड, जिसको सिर कहते हैं, फिर उसके बाद बॉडी होता है और फिर उसके बाद टेल होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिर में क्या क्या होते हैं, स्पर्म का सिर के बारे में जानेंगे। तो शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग केंद्रक से घिरा होता है। जो स्पर्म होते हैं तो उसका जैसे ये स्पर्म का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रियल रीजन हो जाता है। और ये हो जाता है टेल, ये टेल हो जाता है। तो इस भाग को कहते हैं, इस भाग को हेड कहते हैं। तो कह रहा है शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग केंद्रक से घिरा होता है। ये जो हेड है वो केंद्रक से यानी न्यूक्लियस से घिरा होता है। इसमें डीएनए, हम जानते हैं डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं डीएनए, पर स्पर्म में अगर सिर्फ सेल के बारे में देखा जाए तो लेकिन ये स्पर्म होता है, स्पर्म में डीएनए जो है वो हेड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अगले नुकीले भाग पर ये स्पर्म है, इसका ऊपर वाला जो भाग है जिसको एक्रोजोम कहते हैं,
एक्रोसोमल कैप भी बोलते हैं, दूसरा नाम एक्रोसोमल कैप भी इसको कहा जाता है। तो ये एक्रोसोमल कैप जो है जब वो ओवम के कांटेक्ट में यानी अंडा के संपर्क में आता है तो वो ये एक्रोसोमल एंजाइम का सिक्रीशन स्रवण करता है। इसका काम ये होता है कि जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये एक्रोसोम जो होता है ये एक्रोसोमल एंजाइम का मतलब सिक्रेट करता है, स्रवण करता है और ओवम का जो ऊपर वाला परत होता है, ऊपरी परत होता है, उसको घुलाने में काफ़ी मदद करता है। और जाकर तब ये जो न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवम और स्पर्म दोनों के न्यूक्लियस के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही ये एक्रोसोम जो है उससे एक्रोसोमल एंजाइम का सिक्रेशन होता है। वो ओवम के ऊपर जो लेयर होता है इसका ओवम का विट्लिन मेम्ब्रेन होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा होता है, ये सब इसका लेयर होता है ओवम का। तो ये सब को डिसॉल्व करने में ये एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प करता है घुलाने में, ठीक है। तो ये हेड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो हेड का जो अधिकांशतः भाग जो होता है वो केंद्रक से घिरा होता है, न्यूक्लियस से, उसमें डीएनए पाए जाते हैं। इसके अगले न्यूक्लियर भाग, ये अगला न्यूक्लियर भाग पर टोपीनुमा यानी कैप का स्ट्रक्चर टाइप का मेम्ब्रेन होता है। ये आपको कैप, एक्रोसोमल कैप इसको कहते हैं, ये स्थित होता है। इसमें एक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर एक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडे के भेदने में सहायता करती है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में फर्स्ट तो हो गया, हेड होता है, 3 भागों में बांटा गया हुआ था, तो जिसमें एक था हेड, दूसरा हो गया आपको बॉडी, तीसरा है टेल। तो हेड और टेल के बारे में जानेंगे, स्पर्म के हेड और टेल, और तीसरा हम स्पर्म का फिगर बना के उसके बारे में बताएंगे। अब आया स्पर्म का मतलब 3 भाग था, जिसमें फर्स्ट था हेड और दूसरा था बॉडी जिसको हिंदी में काय कहते हैं, थर्ड था टेल। ये स्पर्म का 3 भाग होता है, फर्स्ट हुआ आपको हेड, सेकेंड बॉडी और तीसरा हुआ टेल। तो हेड क्या है, कौन से भाग को कहते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये सब तो आप पढ़ लिए। अब आया बॉडी। स्पर्म के बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं जो मादा की जनन नाल में इसकी गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम थोड़ा बताया भी हैं इसमें कि जो बॉडी होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रीजन भी बोलते हैं। तो ये जो बॉडी बीच वाले भाग को, स्पर्म के बीच वाले भाग को बॉडी कहा गया है, ठीक है। तो ये बॉडी में सिर्फ देखिए, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है उपस्थित है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रीजन भी कहा गया है। और इतना, इसके अलावा भी हम जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे सेल में, कि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बताया गया हुआ है, मतलब कहा जाता भी है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ये जब स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में यानी मादा जनन नाल में प्रवेश करता है तो वहाँ प्रवेश करने के बाद ये जो स्पर्म होता है वो काफ़ी गतिशील होता है, यह हमेशा मोशन में रहता है, गति में रहता है। तो इसकी गति में कोई कमी ना आए, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए होता है। तो जो ये एनर्जी जो इसको प्राप्त होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है। जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी स्पर्म को प्राप्त मतलब देते हैं, जिसके कारण ये मोशन कर पाता है, सही ढंग से मोशन कर पाता है। तो ये हुआ आपको बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। अब फिर है टेल यानी पूंछ।
स्पर्म की पूंछ एक लंबी एवं पतली संरचना होती है। ये देखिए, ये स्पर्म का टेल हुआ, ये एकदम पतली और लंबी संरचना है। इसका काम होता है कि मोशन में मतलब फास्टली मूवमेंट करना, यानी काफ़ी तेज़ी से मतलब गतिशीलता में हेल्प करना, गति में रहने के लिए हेल्प करता है आपको ये टेल, स्पर्म का टेल। अब ये है आपको स्ट्रक्चर ऑफ ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हुआ, स्पर्म का स्ट्रक्चर हुआ। ये सबसे ऊपर वाला भाग है जिसको हेड कहते हैं। हेड में के बीच में न्यूक्लियस है। उसमें बताया भी गया है कि हेड का ज़्यादा से भाग जो होता है, अधिकांशतः भाग जो होता है वो केंद्रक से घिरा हुआ था। देखिए, ये आपको पूरा हुआ हेड है, और हेड का अधिकांश भाग ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हुआ, इस न्यूक्लियस से घिरा हुआ है। और इसके ऊपर ये एक मेम्ब्रेन है जो कि इसको एक्रोसोमल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इस न्यूक्लियस और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। उस फ्लूइड को कहते हैं, यानी तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल एंजाइम। एक्रोसोमल एंजाइम जब वो ओवम के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्रोसोमल एंजाइम इसमें से निकलकर वो ओवम के लेयर को, मेम्ब्रेन को भेदने में सहायता करते हैं। फिर आया ये हुआ बीच वाले पोर्शन को, बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। इस बॉडी में ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे है। ये बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हेड हुआ, इन दोनों के बीच में मतलब सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स होते हैं और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें बॉडी में, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रीजन भी बोलते हैं। इसका काम होता है स्पर्म को एनर्जी देना, ऊर्जा प्रदान करना। फिर उसके बाद आया ये टेल हुआ, इसका काम होता है मूवमेंट फास्टली हो, स्पर्म का मूवमेंट, यानी स्पर्म बहुत ही गतिशीलता रहे, इसमें स्पर्म हमेशा फास्ट मूव करे। ये आपको टेल का काम होता है। टेल हेल्प करता है इसके मूवमेंट में, फास्ट मूवमेंट में। अब है इसके बाद एपिडाइमिस क्या होता है, यानी अधिवृषण क्या होता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।